हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फिजिक्स असाइलम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं वो किसी ना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे। अगर हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट मेज़र कर रहे हैं तो एमीटर का यूज़ करेंगे। वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो आप वोल्ट मीटर का यूज़ करोगे। अगर लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो आप एक स्केल का यूज़ करेंगे। यानी कि हर एक मेज़रमेंट के अंदर कोई ना कोई एस्टिमेशन इन्वॉल्व है या कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर इन्वॉल्व है। और कोई भी मेज़रमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा जितना एक्यूरेट आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लिमिटेशन होता है, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है। यानी कि हर एक मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर होगा। आप सभी ने स्कूल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैसे मेज़र करना है। सो उस केस में हमारे पास पेंडुलम है और हम उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं कि जब यहाँ से पेंडुलम छोड़ा और वापस जब इसी पोजीशन पे आता है तो एक स्टॉप वॉच से हम वो टाइम पीरियड मेज़र करते हैं। अब स्टूडेंट को कहा जाता है कि इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट करे एटलीस्ट 10 टाइम्स, कम से कम 10 रीडिंग वहाँ से ले। और हर एक वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें आता है। सपोज कीजिए कि वैल्यू हमारी निकल कर आई 2.1 सेकेंड, दोबारा आपने रिपीट किया, वैल्यू आई 2.2 सेकेंड, आपने फिर रिपीट किया, वैल्यू आई 1.9 सेकेंड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक मेजरमेंट आप सेम ही मेजरमेंट कर रहे हो बार बार और उसके अंदर कोई एक वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व हैं एरर्स। या तो मेजरमेंट करने वाला कोई एरर कर रहा है, कोई एरर आपके स्टॉप वॉच के साथ भी होगा, तो हमेशा इस तरह की वैल्यूज हमारे सामने आएंगी। अब इस केस के अंदर हम ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट किसे मानेंगे कि टाइम पीरियड की वैल्यू सही वैल्यू कौन सी है। सो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, लेट अस अज्यूम कि हम इस पेन की लेंथ को अगर मेजर कर रहे हैं अपने मीटर स्केल से और हमारे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर। हमारा जो स्केल जो हम स्कूल में यूज करते थे वो एट बेस्ट 1 मिलीमीटर की लेंथ को मेजर कर सकता है। यानी कि अगर उससे छोटी कोई लेंथ है तो वो स्केल उसको मेजर नहीं कर पाएगा, वहां पर हमें कोई ना कोई एस्टिमेशन करना होगा। सो जहां पर भी हमें एस्टिमेशन करना है वहां पर हर एक व्यक्ति अलग अलग एस्टिमेशन करेगा और कोई ना कोई एरर आएगा। तो वो लिमिटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है और वही लिमिटेशन हमको मेजरमेंट में भी नजर आएगी। या तो मेजर करने वाला कोई गलती कर सकता है या जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसमें हम गलती कर सकते हैं, या कुछ लिमिटेशन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हैं उन सभी की वजह से कोई ना कोई एरर हमेशा मेजरमेंट में आएंगे। इसीलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब बार बार रिपीट किया जाएगा तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सेम वैल्यू ही बार बार आएगी, वो एक रेंज के अंदर वैल्यू हमको बार बार मिलेगी। आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की भी, हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हम उसकी बात कर चुके हैं। तो आइए एरर्स को अब समझते हैं। एरर्स को हमने क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स के अंदर। वन आर दी सिस्टमेटिक एरर और दूसरे हमारे रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसे कि नाम से यहां पर पता लग रहा है कि जिनका कोई भी रैंडम कारण हो सकता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सिस्टमेटिक एरर्स 3 तरह के हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्ट टेक्निक या इम्परफेक्ट प्रोसीजर आपने फॉलो किया, या फिर पर्सनल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, जैसे अभी मैंने जीरो एरर की बात की, अगर किसी स्केल के अंदर जीरो एरर है यानी कि जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो और कई बारी क्या होता है कि जब मशीन के ऊपर आपने कोई वजन भी नहीं रखा हुआ वो कुछ रीडिंग शो करती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जीरो एरर, कि वजन नहीं है लेकिन भी तब भी आपका इसके लिए एक रीडिंग वहां पर शो कर रहा है। सो दिस इज जीरो एरर। यानी कि जब वैल्यू जीरो है, स्केल रीड कर रहा है 1 kg या 2 kg, सो ये एरर किस वजह से है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुआ। सो वो एरर हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आ जाएगा। या आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, जब एक्चुअल में 100 डिग्री टेम्परेचर है, बॉइलिंग वाटर के अंदर आपने थर्मामीटर डाला, 100 डिग्री दिखाना चाहिए लेकिन वो 104 डिग्री दिखा रहा है। सो ये भी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में एक एरर है। सो इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स और ये सिस्टमेटिक एरर्स की कैटेगरी में आएंगे।
अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक वेइंग मशीन यूज़ कर रहे हैं जो 0 पर भी, यानी कि जब उसके ऊपर कोई नहीं खड़ा है, वो 1 kg या 2 kg का वेट शो कर रहा है, जब आप उसके ऊपर खड़े होंगे तो वो आपका वेट दिखाएगा 1 या 2 किलो ज़्यादा, आपके ट्रू वेट से 1 या 2 किलो ज़्यादा दिखाएगा। तो जब ट्रू वैल्यू से हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है, उस तरह के एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। यानी कि अगर आपका वेट एक्चुअल में 80 kgs है और आपका वेइंग स्केल शो कर रहा है 81 kg, तो यहां पर जो एरर है मैं उसको बोलूंगा +1 kg। ट्रू वैल्यू 80 इज योर ट्रू वैल्यू, ये मैंने यहां पर अज्यूम किया। 80 ट्रू वैल्यू है, 81 आपका वेइंग स्केल शो कर रहा है, तो यानी कि यहां पर एरर है +1 kg का। सो ये एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में था और वो आपका रिफ्लेक्ट होगा मेजरमेंट के अंदर भी। एरर +1 है, तो सिस्टमेटिक एरर ये एक साइड की तरफ इनका झुकाव होगा, या ये पॉजिटिव होंगे या ये एक साइड नेगेटिव होंगे। सो सिस्टमेटिक एरर या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, एक साइड ये रहते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं डायरेक्शनल एरर। इम्परफेक्ट टेक्निक, अब यहां पर आप अज्यूम करिए कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं एक मरकरी थर्मामीटर से, और आपने थर्मामीटर यूज किया है वो आपने अपनी बॉडी के साइड में लगाया है, या दूसरा तरीका है कि आप उसको अपने मुंह के अंदर डालकर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो इम्परफेक्ट इसलिए है कि जब आप थर्मामीटर को यहाँ पर लगाएंगे तो वो आपका ट्रू बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोसीजर में कहीं ना कहीं एक एरर है। अगर हम बात करें पर्सनल एरर की, आप सपोज कीजिए कि आप टाइम पीरियड ही मेजर कर रहे हैं पेंडुलम का, और आप यहाँ पर थोड़े आलसी हैं, आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं, या आपके रिफ्लेक्सेस तेज नहीं है, तो उसकी वजह से भी रीडिंग के अंदर कोई ना कोई एरर आएंगे। तो ये आएगा फिर पर्सनल एरर की कैटेगरी में। अब दूसरे तरह के एरर्स हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स वो हैं जहां हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप मेजरमेंट कर रहे हो अपनी लैब के अंदर, और अगर एक हल्का सा अर्थक्वेक ट्रेमर आया, उसकी वजह से थोड़े से वाइब्रेशन ऐड हो जाएंगे। तो रैंडम एरर्स वो एरर्स हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और रैंडम एरर्स को रिमूव करना इसीलिए ही ना के बराबर ही है। हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन यार इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन तो आपके हाथ में है ना, हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सही से कैलिब्रेट कर सकते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक, आप सही प्रोसीजर का इस्तेमाल करिए, एंड पर्सनल एरर्स आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर मेजरमेंट करिए, तो सिस्टमेटिक एरर्स रिमूव हो सकते हैं, और रैंडम एरर्स आपके रिमूव करने ये काफ़ी मुश्किल हैं। और एक तरह का एरर है हमारा लीस्ट काउंट एरर। वो भी मैंने बताया कि हमेशा किसी न किसी स्केल का एक लीस्ट काउंट होता है। सो उस लीस्ट काउंट से बेटर हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे एरर्स हमारे लीस्ट काउंट एरर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। लेट अस नाउ डिस्कस कि एरर्स को हम मेजर किस तरीके से करते हैं। अब सपोज कीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, या पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, या किसी कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ मेजर करनी है। तो अगर उस एक्सपेरिमेंट को हम मानते हैं कि अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं सेम एक्सपेरिमेंट, या 10 लोग सेम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि हम टाइम पीरियड ही मेजर कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, 10 बच्चे हमने बुला लिए और सेम ही ऑब्जेक्ट की वो मेजरमेंट कर रहे हैं बार बार। तो जब ये 10 लोग मेजरमेंट करेंगे, सपोज करते हैं कि मेजर्ड वैल्यूज हमारे पास आई A1, A2, A3, A4 और लास्ट वैल्यू हमारे पास आई AN। 10 टाइम्स, इसको n टाइम्स यहाँ पर ले लेते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम हमने रिपीट किया और हर एक रिपीटिशन के अंदर हमारे पास वैल्यूज निकल कर आई हैं A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टाइम पीरियड हम मेजर कर रहे हैं या फिर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, या हम मास मेजर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू निकल कर आई और हर एक वैल्यू, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब इस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू हम कौन सी मानेंगे? इस मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू होगी, हम इन सभी वैल्यूज का जो अर्थमेटिक मीन है उसको मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू मानते हैं।
इनमें से एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, टाइम पीरियड पेंडुलम का आप क्या लोगे, हम इन सब का अर्थमेटिक मीन वहां पर ले लेते हैं। सो ट्रू वैल्यू इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई N। या फिर हम इसको एक कॉम्पैक्ट नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं, दैट समेशन AI गोज फ्रॉम 1 टू N डिवाइडेड बाई N। सो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया दैट ट्रू वैल्यू इज दी अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। इन सभी वैल्यूज का उठाकर हमने एवरेज ले लिया। सो ट्रू वैल्यू में किसको मान रहा हूं, ट्रू वैल्यू में मान रहा हूं अर्थमेटिक मीन इन सभी वैल्यूज का। तो इसके बाद जब इसको हमने ट्रू वैल्यू माना है, देखो जिन केसेस के अंदर हमको असली वैल्यू नहीं पता है उन केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे, ट्रू वैल्यू हमारे लिए ऑब्वियस हो जाता है कि हम उन सबके अर्थमेटिक मीन को ही ट्रू वैल्यू माने। अब हम बात करते हैं एरर की। सो हमारे पास एक चीज आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर से मतलब है कि ट्रू वैल्यू से वैल्यू कितनी ज्यादा है या कम है। अगर वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के पास आ रही है तो हम बोलेंगे कि मेजरमेंट वहां पर एक्यूरेट है। अगर हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से दूर है तो हम बोलेंगे कि यहां पर एक्यूरेसी बहुत ही कम है। और जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं अगर वो सभी एक दूसरे के पास पास हैं तो हम बोलेंगे कि प्रिसीशन बहुत ज्यादा है। इस चीज को समझते हैं। सो एब्सोल्यूट एरर, फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट एरर जब हमने A1 वैल्यू को मेजर किया तो वो हमारे पास निकल कर आएगा A1 माइनस A बार। ठीक है, A1 माइनस A बार। A बार क्या है, हमारी ट्रू वैल्यू। सो हमने A1 में से A बार को माइनस किया, ये हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज मोड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसी का हम मॉडुलस ले लेंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल कर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास डेल्टा A2, इसके अंदर एरर है A2 माइनस A बार। और इसी तरीके से हमारे पास निकल कर आएगा डेल्टा AN इज AN माइनस A बार। सो वैल्यू में से इसकी ट्रू वैल्यू को हम घटाएंगे, हमारे पास एरर आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा AN पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम एब्सोल्यूट एरर हम बोलते हैं कि जब आप इसका मॉडुलस ले लोगे, यानी कि ये हमें बताएगा कि अगर ये ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आई है। अगर ये नेगेटिव होगा तो उसका मतलब होगा कि ट्रू वैल्यू से वैल्यू कम आई है। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एरर ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और आपका जो एरर है, आपके जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है, उस केस में डेल्टा A हमारा नेगेटिव भी निकल कर आएगा। तो हम यहां पर डिफाइन करते हैं डेल्टा A मीन। और डेल्टा A मीन के अंदर हम मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN, इन सब का हम यहां पर अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। सर मोड A1 क्या मेजर कर रहा है, कितनी दूरी पर वैल्यू है ट्रू वैल्यू से। डेल्टा A2 मॉडुलस ऑफ दिस ये क्या मेजर कर रहा है, कितनी दूर वैल्यू है ट्रू वैल्यू से। पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है उससे मतलब नहीं है। तो वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, कहीं ना कहीं डेल्टा A मीन उसका एक मेजर है। तो इस को हम बोलते हैं डेल्टा A मीन, और इसको हम नाम देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम नाम देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या करने वाले हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास है। अब नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर हम डिफाइन करते हैं, एरर कितना है, डेल्टा A मीन। डेल्टा A मीन ये
इन सभी एरर्स का एक मेजरमेंट है, उसका हमने मीन लिया हुआ है। तो अगर हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे वो हमेशा कैसे लिखेंगे कि जो हमारी ट्रू वैल्यू जिसको हमने माना था ये बार, ट्रू वैल्यू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। सो हमेशा हम अपने मेजरमेंट का रिजल्ट जो है वो इस तरीके से लिखते हैं कि किस रेंज के अंदर हमारी मेजर्ड वैल्यू लाई करनी चाहिए। हमारी मेजर्ड वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के अंदर लाई करेगी, ए बार यानी कि ट्रू वैल्यू विच इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। अब हम इसके बाद कर सकते हैं रिलेटिव एरर्स की बात। अब सर रिलेटिव एरर हमारे पास निकल कर आता है, रिलेटिव एरर इज एरर है कितना, एरर का मेजरमेंट है डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा ए मीन, और इतना एरर किसमें है, ट्रू वैल्यू हमने मानी है ए मीन। सो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर। और अगर इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, डेल्टा ए मीन ये मेजर कर रहा है कि कितना डेविएशन है ट्रू वैल्यू से, डिवाइडेड बाई ए बार या ए मीन जो कि हमारी ट्रू वैल्यू, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। ओके, दिस इज परसेंटेज एरर। लेट अस कंसीडर वन प्रॉब्लम। अब बात आई सर एक्यूरेसी की और प्रिसिशन की। एक्यूरेसी इज कि ट्रू वैल्यू के पास हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है। अगर आपकी ट्रू वैल्यू 2.1 है, 2.1 इज ट्रू वैल्यू, और जो वैल्यूज हमने मेजर की हैं अगर वो निकल कर आती हैं 2.12 या 2.11, सो हम यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है तो हमारी यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा है। और प्रिसीजन हम किस केस के अंदर बोलेंगे, अगर हमारी हर मेजर्ड वैल्यू निकल कर आ रही है 2.3, 2.30, 2.31, तो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर 2.3 के आसपास निकल कर आ रही है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से दूर है। लेकिन जब भी आप मेज़र कर रहे हो एक बहुत छोटी रेंज के अंदर सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि मेजरमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory, and at 12 noon by the standard clock the reading of the 2 clocks are। यानी कि सर जब स्टैंडर्ड क्लॉक के अंदर 12 बजते हैं तो हमने मंडे को नोटिस किया कि क्लॉक 1 के अंदर जो समय था 12:05, क्लॉक 2 के अंदर जो समय है 10:15 और 6 सेकंड। इसी तरीके से हर एक दिन की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। संडे को जब स्टैंडर्ड क्लॉक के अंदर 12 बजते हैं तो क्लॉक 1 के अंदर 12:01 और 19, वहीं सेकंड क्लॉक के अंदर 10:15 और 11। अब सवाल ये है कि इन दोनों क्लॉक्स में से आप किस क्लॉक को यूज़ करना चाहोगे टाइम के मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करें कि कौन सी क्लॉक को हमको यूज़ करना है। सर यहाँ पर क्या हो रखा है, कुछ ज़ीरो एरर ही हो रखा है, घड़ी आगे या पीछे है। ठीक है, इस वाले एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। घड़ी आगे कर दिया पीछे कर दिया, अगर आपकी घड़ी इस तरीके से आगे चल रही है आप उसको पीछे कर सकते हो, इस तरह के एरर्स आप दूर कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ क्या आएगी, प्रिसिशन। जो क्लॉक ज़्यादा प्रिसाइसली वैल्यू को शो कर रही है हम उस क्लॉक को कंसीडर करेंगे मेजरमेंट के लिए। अब इस चीज़ का पता कैसे चलेगा, सबसे पहले हम क्लॉक 1 को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेविएशन नेगेटिव साइड कौन सी वैल्यू में है। नेगेटिव साइड यानी कि यहाँ पर है 11:59 दिस इज 11:59 सो सबसे लीस्ट वैल्यू है हमारे पास ये। और पॉजिटिव साइड में जो हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है 12:01 मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड में ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो दो वैल्यू मैंने देखी 11:59 और 8, और एक वैल्यू है हमारे पास 12:01 और 50।
सर इससे ज़्यादा कोई और वैल्यू नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज इसी रेंज के अंदर है, यानी कि हमारी जो क्लॉक है वो हमको टाइम शो कर रही है इस रेंज के अंदर। अब ये रेंज कितनी है वो हमको चेक करना है। सर ये रेंज है, यहाँ पर अगर आप 52 सेकंड ऐड करोगे तो 12 बज जाएंगे, और ये 12 बजे से आपका पूरा 60 और 50 110 सेकंड आगे है, यानी कि 52 + 110 दिस इज 162 सेकेंड्स। जो पूरी की पूरी रेंज निकल कर आई हमारी, ये क्लॉक किस रेंज के अंदर वैल्यू शो कर रही है, वो पूरी रेंज है 162 सेकेंड्स की। तो ये जो 162 सेकेंड की रेंज है, इसी को मैं बोलूंगा प्रिसीशन ऑफ द क्लॉक। सर ये इस क्लॉक का प्रिसीशन है। इसी तरीके से हम दूसरी क्लॉक के प्रिसीशन को भी चेक कर सकते हैं। फॉर द सेकेंड क्लॉक जो सबसे कम वैल्यू हमें यहां पर दिख रही है 10:14 और 53 सेकेंड। ये सबसे कम टाइम जो इस क्लॉक ने शो किया है जब 12 बजे हैं, 10:14 और 53 सेकेंड। और सबसे ज्यादा टाइम जो इसने शो किया है वो है 10:15 और 24 सेकेंड। सबसे ज्यादा टाइम जो शो किया है दिस इज 10:15 और 24 सेकेंड। सो यहां पर 7 सेकेंड अगर आप इसके अंदर ऐड कर दोगे तो 10:15 आपको मिल जाएंगे, और ये 24 सेकेंड और आगे है। सो टोटल हमारे पास 31 सेकेंड्स का एक पूरी रेंज है जिसके अंदर सेकेंड क्लॉक ने वैल्यू शो की है। तो इन दोनों में ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है? सारी की सारी वैल्यूज क्लॉक 2 की इस रेंज के अंदर आई हैं, इससे ज़्यादा एरर नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यूज ही रेंज में है, यानी कि प्रिसीशन हमारा सेकेंड क्लॉक का ज़्यादा है। और इसका जो जीरो एरर है वो हम दूर कर सकते हैं। जीरो एरर एक सिस्टमेटिक एरर है, हम इंस्ट्रूमेंट को रिकैलिब्रेट कर या जीरो एरर करेक्ट कर उसको हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रेंज थी वो 162 सेकेंड्स की थी। सो ये क्लॉक कम प्रिसाइज है एज कंपेयर टू द क्लॉक 2। आपको क्लॉक 2 को यूज करना चाहिए अपने मेजरमेंट के लिए। सो इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीशन, so which of the two clocks you should prefer? You should prefer clock 2. Let us try to see the next question. सर अगर आप एक सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हो और टाइम पीरियड हम मेजर कर रहे हैं और अलग अलग रिपीटिशन के अंदर जो टाइम पीरियड निकल कर आया है, जो वैल्यूज निकल कर आई हैं, A1 is 2.63, सेकेंड रीडिंग इज 2.56, third reading is 2.71, fourth reading is 2.42 and the fifth reading is 2.80. So ये हमने 5 रीडिंग्स ली हैं फॉर व्हाट? फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब ट्रू वैल्यू इनकी किसको मानेंगे? ट्रू वैल्यू यहां पर होगी A mean is A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A5 डिवाइडेड बाई 5। सो इन सबको ऐड करना है, इनको ऐड कर देते हैं। 6 और 3 9, 10, 12 कैरी ओवर 1। सो दिस इज द वैल्यू 13.12। इन सबको हमने ऐड किया, वी गेट द वैल्यू 13.12। So A mean is 13.12 divided by 5 and this is equal to, so this value is 2.624। इसको हमने डिवाइड किया, हमें वैल्यू मिली 2.624 seconds। So the mean value or the true value is 2.624 seconds। अब सर ये सारी की सारी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं इनके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अगर यहां हमारी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो यहां पर इतनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकती। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो फाइनल आंसर के अंदर भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको थर्ड डिजिट तक यहां पर राउंड ऑफ कर दूंगा एंड अवर फाइनल आंसर वुड बी 2.62 सेकेंड। अवर ट्रू वैल्यू इज 2.62 सेकेंड्स। अब इसके बाद हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब डेल्टा A1 वुड बी 2.63 माइनस
2.62. So this would be equal to 0.01 delta A2. This is equal to 2.56 minus 2.62, and this would be equal to 0.06 delta A3. This is equal to, ये माइनस आएगा, माइनस 0.06, 2.71 minus 2.62, this would be equal to 0.09 delta A4. This would be equal to 2.42 minus 2.62, so this would be minus of 0.20, and इसी तरीके से डेल्टा A5 would be equal to 2.80 minus 2.62, this would be equal to 0.22. This is equal to 0.22. सो मीन एब्सोल्यूट एरर जब हमें निकालना है, हम इन सबको ऐड कर देंगे. सो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.09 प्लस 0.20 plus 0.20 and last one is 0.22. ठीक है, इनको ऐड कर देंगे. वी विल डिवाइड बाय 5 और 5 से डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर. इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है 5 से, सो दैट वुड बी अवर मीन एब्सोल्यूट एरर. एंड हमारे पास डेल्टा ए मीन एक बार आ गया और हमारे पास ए मीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो हम निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. लेट अस ट्राई टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 is 20 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius and T2 is 50 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. In order to solve this question, सर हमको जानना होगा जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं और उन क्वांटिटीज़ के अंदर कुछ एरर है तो उनके सम के अंदर या डिफरेंस के अंदर क्या एरर होगा. सपोज वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज A एंड B. A के अंदर एरर हमें पता है that A is given as A plus minus delta A और B के अंदर एरर हमें दे रखा है that value of B is within range B plus minus delta B. सो अगर A और B को आप ऐड कर रहे हो, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं ऐड करता हूं, व्हाट विल बी द एरर इन Z. सो सिंपली यहां पर हम लिख देंगे कि A के अंदर A की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. सो इट वुड बी इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, and I can write it as Z plus minus delta Z. So this is the equation. अब Z के अंदर मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है. अज्यूम कर लेते हैं कि A के अंदर पॉजिटिव मैक्सिमम एरर है, वैल्यू इज A प्लस डेल्टा A. B के अंदर मैक्सिमम एरर है B प्लस डेल्टा B. तो यानी कि पॉजिटिव साइड में हमारा मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B. और हम ये भी एज्यूम कर लें कि अगर ये वैल्यू मिनिमम है A माइनस डेल्टा A, दिस इज B माइनस डेल्टा B. सो जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नेगेटिव साइड में जो सबसे ज़्यादा एरर होगा वो अगेन डेल्टा A प्लस डेल्टा B होगा ऑन द नेगेटिव साइड. सो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एरर है हम सिंपली उसको ऐड कर देंगे डेल्टा A प्लस डेल्टा B. जो Z के अंदर एरर होगा उसकी रेंज होगी डेल्टा A प्लस डेल्टा B. और हमारे पास रूल निकल कर आया कि जब कभी भी हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं.
व्हेन वी आर एडिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज, उस केस के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है आप सीधा सीधा उनको ऐड कर देंगे। और ये क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है। T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5। यानी कि अगर आपको T1 प्लस T2 निकालना है, सो T1 प्लस T2 वुड बी 20 प्लस 50 70 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस ले लेते हैं। सर सेम ही केस डिफरेंस के केस में होगा, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी ये मैक्सिमम एरर हो सकता है एक साइड में, एंड इसका नेगेटिव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये नेगेटिव साइड में भी मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। सो डिफरेंस के केस में हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, और हमारे जो एरर्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। सो 0.5 प्लस 0.5 0.1 डिग्री सेल्सियस। So this will be the answer. T1 प्लस T2 हमारा किस रेंज के अंदर होगा? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अगर एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर कोई एरर है और दूसरी मेजर्ड वैल्यू के अंदर कोई एरर है, तो उनके सम या डिफरेंस के अंदर कितना एरर होगा, हम सीधा सीधा एरर्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर सीधा सीधा वो ऐड हो जाएंगे एंड द रेंज वुड बी 30 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। So this is all for now. In the next class we will consider about the multiplication and the division of physical quantities, and we are going to complete this topic in the next class. Thank you.